नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी से ये भी अ, अनुरोध है कि स्वागत करें। आज हमारे विशेष अतिथि हैं करण वर्मा जी को। करण वर्मा जी, नमस्कार सर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। थैंक यू सर। पर सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको भाई आभार प्रकट करना है, मुझे भी और करोड़ों देशवासियों को भी। आपने जो यूजीसी की लड़ाई लड़ी और कोर्ट तक उसको ले गए, मतलब आपने दिखा दिया कि भाई हल्के में मत ले लेना हमें गलती से भी। तो उसके लिए विशेष आभार, विशेष धन्यवाद आपको। जी, और सभी लोगों को ये भी याद दिलानी है कि भई करण वर्मा जी आपको मुंबई कोंकण समिट में हमारे मिलेंगे। आप बिल्कुल लोग मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें और रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो करण जी, जी। एक विचित्र प्रकार की प्रक्रिया चली देश में ये ट्रेड डील के बाद में, और बड़ा सारा कुछ मेल्ट डाउन हुआ, तरह-तरह के हम्म, रिएक्शंस आए और मेल्ट डाउन हुआ, और कई लोगों का तो इतना मेल्ट डाउन हो गया कि वो अभी तक नॉर्मल ही नहीं हो पा रहे। तो ये जो हम्म। जो मेल्ट डाउन की जो प्रक्रिया है, वो इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहाँ-कहाँ ज़्यादा मेल्ट डाउन हुआ? कहाँ-कहाँ घाव ज़्यादा लगा? ये सबसे कमाल की चीज तो सर ये होती है कि सबके सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं ऐसे में। तो ये जब फिर टीवी डिबेट्स में जब इकोनॉमी का हम लोग हनन सुनते हैं ना, फिर रूह कांप जाती है कि भाई बस कर दो, हमें यहाँ से हटा दो, इनसे इकोनॉमी मत डिस्कस कराओ। तो ये जो समाजवादी पार्टी वाले थे ना, कुछ आए थे, मैं अमन चोपड़ा जी के शो पे था न्यूज 18 पे। वो कहता है ये तो ये खत्म ही हो गया, ये तो डेफिसिट बढ़ गया, ये कर दिया। मैंने कहा भाई ये क्या बात कर डेफ़िसिट रहा बढ़ है गया? ये? वही तो, ये बढ़ गया, हमारा डेफिसिट हो गया। हमारा तो वो ट्रेड डेफ़िसिट सरप्लस में है। उसने फिस्कल डेफिसिट को ट्रेड डेफिसिट से जोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वेट किया। मैंने मेरी बुद्धि चकरा गई। मैंने कहा भाई अमन जी माफ कर दो, मेरे को गलती हुई, चलता हूं, आप जीत गए भाई। तो ऐसे ऐसे नमूने आए हुए थे। किसान तबाह हो गए, हमारे छोटे, हम डिसीजन ले रहे हैं, अमेरिका हमें बता रहा है। एक ने तो ये कह दिया मुझसे मेल्टडाउन करते करते, समाजवादी पार्टी का था और कांग्रेस वाला हाँ में हाँ मिला रहा था, कहता है अंग्रेज भी ऐसे ही घुसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही घुसी थी भारत में, जैसे आज ये ट्रंप घुस रहा है 0% टैरिफ करके। तो ये जो है ये आज के जमाने का ईस्ट इंडिया कंपनी है, और मोदी जो है वो आज के जमाने का जहांगीर है। मैंने कहा अच्छा, जहांगीर बोला जिसने उनको एक्सेस दे दिया था उस जमाने में। मैंने कहा अरे बाप रे। सर थॉमस रो है। तो ये सब तो बातें हो रही है सर। अब मैं इस पे अकल की बातें कैसे करूं इन लोग से? ये तो बड़ा टफ हो जाता है फिर जब ऐसी विचित्र सबसे प्राणी है बड़ी हमारे जो बीच बात जो है वो अभी तक हो रही थी, वो कल तक हो रही थी, जब तक कि जी। उधर जो आपके शर्मेन ग्रियर का स्टेटमेंट नहीं आ गया कि भाई इंडिया ने अपने जो एग्रीकल्चर, जो उनके प्रोटेक्टेड एरिया है वो प्रोटेक्टेड ही रखे हैं। तब तक तो ये हो रहा हम्म। था, किसान गया, वो उधर हाँ साहब हाँ। पंजाब में शुरू भी हो गया कि चलो एक बार फिर से दिल्ली को घेरना है। अरे एक ने तो हिंदुत्व पे बात कर दी, एक ने तो कांग्रेसी के हिंदुत्व की बात कर रहा है। आजकल इन लोग में एक हिंदुत्व जागा हुआ है ना। ये अभी मुक्तेश्वर आनंद के बारे में भी कि इन्होंने कह दिया अरे हिंदू के साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो। फिर वो कहता है अरे ये तो हमारे डेयरी, हमारे गाय, उस पे भी हनन कर दिया मोदी ने। मैंने कहा भाई कुछ पता है तुम्हें? उसने पूरी कहानी जड़ दी कि अरे अब तो डेयरी प्रोडक्ट्स में एंट्री हो जाएगी, हमारे सेंटिमेंट्स का क्या हो गया, ये सरकार हिंदू विरोध है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो ये बेवकूफों की तो कमी नहीं है, बट बेवकूफों से याद आया कि डायरेक्शन किसी और तरफ चला गया जहां पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और राहुल गांधी अपने पुराने अंदाज में आ गए। तो ये चीज जो थी पूरी एक तरह से यूजीसी पे भी बातचीत चल रही थी, ट्रेड डील पे भी बातचीत चल रही थी, और तभी राहुल गांधी अपना एक अनपब्लिश्ड एक्सर्प्ट लेकर आ गए अपने हमारे बीच में। तो ऐसा जब विरोधी मिला हो तो दोस्तों की जरूरत क्या है बीजेपी को। अच्छा, और ये ट्रेड डील पे जी जी। पहले तो एक ऐसा लगा, एक अविश्वास जैसी बात हुई, क्योंकि लेकिन अविश्वास हम्म। करें भी कैसे? हमारे जो कॉलोनाइज्ड माइंड वाले हैं, वो अगर जी। ट्रम्प की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ रहा है तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम्म। ट्रम्प तो जो कुछ कहता है वो सही कहता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। की जितनी भी स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो तो जो कुछ बाहर से आता है उसी को विश्वास करती हैं, उसके अलावा करती हैं या हम्म। करते हैं। हम्म। उसके
उसके अतिरिक्त तो भारत सरकार क्या कहती है उसकी तो वो कॉग्निजेंस ही नहीं लेते। तो इसलिए है मैंने ये देखा कि लगभग 24 घंटे तक पूर्ण शांति थी। आपने नोटिस किया क्या? हाँ, 24 घंटे तक इन लोग के समझ नहीं आया कि भाई क्या बोलना है, किस तरफ जाना है पहले तो। उसके बाद जब उसने कहा ना कि ट्रंप ने कहा, तो मैंने उससे कहा भाई ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया ज्यादा लेने जा रहा है, उसकी पूरी इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। उसने जो ट्वीट किया था, सऊदी अरेबिया विल इमीडिएटली बाय $1 ट्रिलियन वर्थ मोर एक्स्ट्रा ऑफ अमेरिकन गुड्स। भाई 1 ट्रिलियन की तो टोटल इकोनॉमी थी, साइज था उसका, ठीक है। फिर उसने तो ये भी कहा मोदी इज अ वेरी स्मार्ट नेगोशिएटर, फिर उसको भी मान लो यार, फिर तुम मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वो नहीं मानना है, ये मानना है, फिर ये नहीं मानना है। तो मतलब ये ऐसे एक्सपोज हुए हैं। बट ओवरऑल सर, मतलब मैं वही था, मैं भी इस पे रुका हुआ था रिएक्ट करने में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रेड डील, जो मेरे अभी तक समझ में आया है, वेरी वेल नेगोशिएटेड। और मैं वही आपसे भी जानना चाह रहा था, आप कैसे देखते हो इसको, बिकॉज जितना मैं पढ़ पाया इसको, अभी फाइनल प्रिंट तो नहीं आया है, बट बहुत ही अच्छे से इसको नेगोशिएट किया गया। देखिए पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, वहां से भी आपके कई सारे स्टेटमेंट्स लोगों के आ गए। शर्मेन ग्रियर का आ गया, बाकी लोगों का आ गया, और सभी कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी पे कोई कंसेशन नहीं दिया, और दे भी कैसे सकता है। आपने ईयू के साथ ट्रेड डील की, उसमें भी आपने नहीं दिया। आप यूएसए के साथ में कैसे दे दोगे? आपकी तो ईयू की ट्रेड डील कोलैप्स हो जाएगी। वो कहेंगे अच्छा हमको नहीं दिया, उनको दे दिया। जबकि ये भी क्लियर है कि साहब की ईयू की ट्रेड डील के बाद ही किसी ने कहा जाके ट्रम्प के कान में कि भाई साहब देख लो इसको। आपने सुना ना स्कॉट बेसेंट ने उसके बाद रिएक्शन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 सेनेटर्स ने इनको चिट्ठी भी लिखी। 4 सेनेटर्स ने तो वैसे इनके खिलाफ वोट भी किया था जब टैरिफ्स के ऊपर सेनेट पे बात आई थी। सुजन कॉलिंस, रैंड पॉल, लीजा मरवॉस्की, इन सब ने तो कंसिस्टेंट लिखा है। 11 टोटल सेनेटर्स ने लिखा कि आप ये जो कर रहे हो, एक ट्रेड डील विद इंडिया, एंड मोदी जी प्लेड द वेटिंग गेम सो वेल, सो वेल, ही वाज इन नो हरी कि भाई पका के खाएंगे, आराम से भी रुके रहो। एंड 18% तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बगल में पाकिस्तान की इतनी बूट पॉलिश करने के बाद भी मार्शल ने मुजरा भी कर दिया, तब भी 1% ऊपर ही था उसका। तो मुझे तो 18% बहुत अच्छा लगा। जितना मेल्ट डाउन यहाँ हो रहा है उसका 10 टाइम्स पाकिस्तान में हो रहा है। 10 टाइम्स हुआ। मैंने तो देखे कुछ जो आई क्लिपिंग्स, कहते जी हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, है ही नहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो खुद बोल रहा है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वहां की एंकर बोल रही हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है, इंडिया को स्टेटस भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। तो भाई एक बहुत डिग्निफाइड वे में इस पूरे को नेगोशिएट किया। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इसमें, कोई भी डिमांड, मतलब ट्रंप जैसे व्यक्ति की भी, ये जो $500 बिलियन की भी जो बात लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत अफवाहें चल रही थी कि क्या है भाई। $500 बिलियन इज ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड हम लोग ऑलरेडी उनसे $46 बिलियन तक का तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं। ये एक बड़ी फेयर डिमांड है। अगर दूसरी साइड की, भाई दूसरी साइड भी तो कुछ चेष्टा करेगा बात करने में। $46 बिलियन आप केवल गुड्स की देख रहे हैं। हाँ, सर्विसेज सर्विसेज की भी नहीं तो देख। है। हाँ, बिल्कुल। हम इतनी ही उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। $90 बिलियन हाँ, तो हम पहले ही से ले रहे हैं। राइट राइट 10 राइट। बिलियन और ले लेंगे। 10 बिलियन और ले लेंगे। तो मैं कह पाँच रहा हूं अगर गुड्स भी हो 500 तो भी बिलियन मतलब डॉलर इट्स ओवर वेरी 5 years। जस्टिफाइड। या वेरी जस्टिफाइड। एंड टू बी वेरी फेयर, काफी अच्छा, एक और आए, एक और एक से एक नमूने हमारे देश में पढ़ते लिखते तो भाई बहुत कम लोग हैं। तो एक ने कह दिया कि आपको पता है ऑलरेडी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा भाई वो हमेशा से आ रहे हैं। वो ले आया सोयाबीन, कि देखो सोयाबीन के उसने आंकड़े दिखाए कि आए ऑलरेडी कुछ यूएस प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स आते हैं। दैट इज नॉट इन द डेयरी सेक्टर, दैट इज नॉट इन सीरियल्स, बट अगर मैं बात करूं इथेनॉल, कॉर्न, ये ऑलरेडी आता है, बहुत कम मात्राओं में आता है। इट इज नॉट कि कंप्लीट क्लोजर होता है, बट ना बराबर होता है वो। अगर उसमें कुछ आता भी है, मैं कल को एक बात कहता हूं, कोई फ्रूट्स में आ जाता है या कुछ आमंड्स में आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट इज ऑल्सो नथिंग टू डू विद जो मेन हमारा जो कोर है। ये तो ये फ्रूट्स खोले, नट्स खोले, जी वेजिटेबल बोलिए ऑयल खोले। अब जी। अगर अमेरिका की औकात हो तो वो यहाँ की मार्केट में बेच के दिखा दे। हाँ क्योंकि उनके प्रोडक्ट वैसे ही इतने एक्सपेंसिव है। हाँ, और नहीं, जो एंड वी हैव अ लॉट टू गेन सर इसमें, इतनी बड़ी नहीं, डेफिनेटली हैव इकोनॉमी अ पे लॉट टू गेन। पहले तो लॉट टू देखिए गेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी ना वो हो रहा था कि
बाकी और तो सब हमारी ग्रोथ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओवरऑल एक्सपोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो मैसेजिंग थी उसकी वजह से एफपीआई वगैरह अपना पैसा निकाल रहे थे यहाँ से, तो डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था। एफडीआई जो था वो कम हो गया था, राइट। तो वो जो सेंटिमेंट था वो सेंटिमेंट रिवर्स होने से वी विल बेनिफिट। सबसे पहले तो जो है करेंसी हमारी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन साउथ एशिया 92 है लास्ट इस ईयर। समय, कितना है 92 व्हाटएवर इट इज, 92 तक पहुंच गया था, आज तो 90.3 आज है। आज कम हो गया। हाँ, अब तो नहीं, ये रुकना बहुत जरूरी था। एंड दूसरी बात, एक रिपोर्ट आई है which is by लेकिन ये the, रुकना हमारे लिए तो जरूरी था, अमेरिका के लिए भी तो जरूरी था, उधर से भी तो देखिए। बिल्कुल था। और अगर मैं एक बात बोलूं तो हमारी जो करेंसी डिवैल्यू होती जा रही थी, दैट वाज हेल्पिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन अ वे, एंड आवर एक्सपोर्ट्स डिड नॉट सफर। पूरे एक साल बाद अमेरिका के हमने नई मार्केट्स भी खोज लिया, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े ही। तो इसलिए इंडिया इवन डिड इट फ्रॉम अ इवन वेरी अमेरिका को डिग्निफाइड पोजीशन। 8% ग्रोथ थी, इवन अमेरिकन बड़े एक्सपोर्ट में बड़े 8% ग्रोथ। यस, बिकॉज जो नॉन टैरिफ थे उन सब में बढ़ा, वेदर इट इज फार्मा, वेदर इट वाज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हैवी मशीन, इन सब में बढ़ा। टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरी, इसको थोड़ा इफेक्ट हुआ था, बट ठीक है, उसके लिए हमने नई मार्केट्स खोजी, बहुत सारी चीजें करी। वीव कम अक्रॉस एज अ वेरी रोबस्ट एंड रेजिलियंट इकोनॉमी। इसके बाद मेरा ख्याल है ये एक जो परीक्षा हुई, इसमें हम लोग पास हुए और बहुत अच्छे से पास हुए। और एक बात ये पता लग गई कि हमारी लीडरशिप is a tough negotiator. They keep national interests at front, and ये it was very heartening to see, जहां से मैं देखता हूँ इस बात को। एक मुझे याद आ रहा है कि किसी अमेरिकन मैगजीन ने एक मीम बनाया था कि द अच्छा। टफेस्ट नेगोशिएटर इन द वर्ल्ड, और उसमें कहा था इट्स नॉट ट्रम्प, इट्स पीयूष गोयल। ट्रम्प तक नहीं पहुंचनी चाहिए ये। ट्रम्प को जो उखाड़ के फेंक देगा, कहेगा यार ये तो, वो तो डील मेकर बना घूम रहा है ना, आर्ट ऑफ द डील। बट लेकिन जो वो ऐसे अंदर ही की है जो बात जो मेरे पास आई, आपके जी। पास क्या आई वो आप भी बताएं, कि जो अंदर की बात जो मेरे पास आई वो ये आई कि साहब कि ट्रम्प के जो आसपास ये जो हॉक्स थे, ये लपनिक और पेसेंट एंड ऑल, पेसेंट और नवारो, ये सब सारे के सारे जो थे, वो जो हॉक्स थे उन्होंने ट्रम्प को ऐसा घेर रखा था, अल्टीमेटली ट्रम्प को भी लगा, तो ये ट्रम्प ने सर्जियो गोर को भेजा यहाँ पे, तो सर्जियो गोर ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उसने जो है ये हॉक्स को साइडलाइन करके और ये डील करवा दी। आपके पास क्या समाचार है? नहीं, एक तो ये चीज भी है, और प्लस जो दोवल साहब ने अल्टीमेटम दिया इसको, रूबियो को, दोवल एमईए साहब ने तो सेड, डिनाई कर दिया। हाँ एमईए ने तो कर दिया डिनाई, बट मुझे लगता है द वे इट वाज गोइंग, जिस तरह से इनको लटकाया और उन्होंने कहा कि अरे मोदी हैड टू कॉल, ही डिडंट कॉल, ये जो पूरी चीज हुई, इससे मुझे इट लुक्स लाइकली कि उन्होंने भी कह दिया भाई वी आर रेडी टू वेट आउट टिल द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। एंड फिर ट्रम्प के साथ क्या है ना, फिर व्हाट डज ही हैव टू ब्रैग अबाउट, उसको तो ब्रैगिंग राइट्स चाहिए ना कि भाई आई साइन द ग्रेटेस्ट डील, द बिगेस्ट डील, दिस डील। फिर ये हो गया कि भाई आपकी इंडिया से भी डील नहीं हुई, जहां आपके अच्छे रिलेशंस थे, विच वाज प्रो यूएस व्हेन यू गॉट इलेक्टेड, द मोस्ट प्रो यूएस माहौल जो था। तो देन इट स्टार्टेड प्लेइंग इनटू हिज ईगो, एंड इंडिया प्लेड द वेटिंग गेम बहुत खूबसूरती से। और रूबियो ने भी जब जाके ट्रम्प को बताया, रूबियो हैज ट्रम्प्स ईयर्स प्रॉपरली, नाइस एंड प्रॉपर राइट नाउ, तो रूबियो ने भी बताया कि यार इन सब की बातें जो चल रही हैं, फ्रॉम व्हाट आई गैदर, दिस लटनिक एंड नवारो, एंड ये नवारो और ये सब सर ट्रम्प के ट्रम्प टावर के दिनों से हैं साथ, इनमें से एक दो तो, इनमें से एक दो रियल एस्टेट वाले थे इसके, तो उनको कितनी सेंस है डिप्लोमेसी की, और इसकी जो एक दो जो इसने रखे हुए हैं, दे आर एब्सोल्यूट। इनफैक्ट मुझे याद है ये बोल्टन जो था, जो इनका सिक्योरिटी, उसने कहा था इनको कुछ नहीं आता, दे डील एवरीथिंग एज इफ इट्स अ रियल एस्टेट डील। तो वहां पे फिर रूबियो ऑल्सो हैड हिज इयर्स एंड सेड कि भाई ये एक अचीवमेंट रह जाएगी, मिड टर्म भी आना है, मिड टर्म में जीतने के आसार क्या है, नहीं है, यू कैन ऑलरेडी सी द पैनिक विद ट्रम्प। ट्रम्प कह रहा है मैं रोज इंपीच होऊंगा अगर हार गए मिड टर्म, तो ही थॉट यार ये कर लो इस समय, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट वाज अ वेरी, एक चेस थ्री, इट वाज अ 4D चेस द वे आई सी इट, एंड वी मैनेज टू आउटस्मार्ट हिम, बट एट द सेम टाइम उसको भी चीजें मिली हैं
ये नहीं कह सकते एकदम वन साइडेड कि हम एक विक्ट्री लैप ले लें, बट वी डेल्ट विद हिम नाइस एंड प्रॉपर फ्रॉम वेयर आई सी इट। फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, उनको तो हम्म जैसे कार मार्केट है, हम्म अब वो कार मार्केट का उनको एक्सेस मिल गया, वो खुश हो लें। हम्म हम्म कि उनकी कार्स तो पहले भी compete नहीं कर पाई, अभी भी compete नहीं कर पाएंगी। हम्म क्यों? क्योंकि भाई आपके BMW और मर्सिडीज जो है वो हम्म, तो प्रोडक्शन भारत में करने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्ड तो अभी अभी अपने सारा धंधा बंद करके भागी है। हम्म, और वैसे बिल्कुल। भी मैं तो आज की डेट में, अगर आप टॉप ऑफ माइंड रिकॉल करें ब्रांड्स की, कार ब्रांड्स हम्म की, तो कोई अमेरिकन कार ब्रांड आपको ध्यान में आता है? हम्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो है मुझे तो ही नहीं आता। हाँ, मुझे भी भाई नहीं आता। आप पूछोगे कि भाई विच आर द टॉप फॉरेन कार्स, तो मर्सिडीज एवरीबॉडी विल से, BMW सारे के सारे BMW। बोलेंगे, स्कोडा का भी नाम आएगा, रेनो का भी आ जाएगा, हम्म बीटल का आ जाएगा, फोक्सवैगन का आ जाएगा। फोर्ड, मुझे तो नहीं लगता कोई, आप, मैंने तो आया आप अपनी हम्म जिंदगी में कोई फोर्ड कार इंडिया में देखी नहीं। हम्म। आपने देखी हो तो बताओ। दिल्ली में रहते देखी हो, होगी, बड़ा शहर है, बट जरूर देखी होगी। हाँ, बट देखी है, बट बात आपकी सही है कि उस पे इनका है नहीं सर। एक और चीज मैं बताऊं आपको टैरिफ्स मैं को लेके। जापानीज कार ब्रांड की तो नाम ही नहीं ले रहा भैया, हमारी मार्केट तो सुजुकी की हाँ हाँ मार्केट हाँ है। हाँ, जापानीज तो वही बात है ना, ये जो एक और ऊपर से एक सर बहुत जबरदस्त स्टडी निकली है जो बहुत वायरल हो रही है इस समय, विच इज द कील इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। एक जर्मन इंस्टीट्यूट है, उसने एक ऐसी स्टार्टलिंग फैक्ट दी है। उसने पूरा डेटा एनालाइज करके कहा है कि टैरिफ्स का 96% कॉस्ट यूएस का कंज्यूमर दे रहा है। मतलब कंज्यूमर और इंपोर्टर जो भी है, दे आर बेयरिंग द इंटायर 96% ऑफ द कॉस्ट। और अभी एक सीएनबीसी का पोल आया है जो इनका है कि मिड टर्म में सबसे बड़े जो इश्यूज हैं जिन पे नेगेटिव है लोगों का रिस्पांस, वन ऑफ देम इज टैरिफ्स। तो बहुत प्रेशर है इस समय ट्रंप और इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन अभी स्पाइरल आउट नहीं करी, अभी भी वहां 2.5 2.7 है, बट कोई कम भी नहीं हो रही इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के दे प्लेड इनटू आवर फेवर, एंड प्लस फॉर बीजेपी राहुल गांधी प्लेज इनटू देयर फेवर। जो राहुल गांधी ने किया है वहां पर, और उसको बिट्टू को, जो रणवीर बिट्टू को बोल दिया इसने, तुम गद्दार हो और ये हो, तो दैट हैज टेकन अवे पूरा जो इशू चल भी रहे थे, जो बातचीत चल भी रही थी, इट बिकेम ऑल अबाउट राहुल गांधी एंटिक्स। कभी ही भाई ये ब्लिंक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम्म राहुल गांधी ने शुरुआत किया आपके MM नरवाणे की बुक से, हम्म, और जब उनको बिल्कुल। बोलने नहीं दिया जा गया तो बाहर उन्होंने जाके ये कहा कि भाई मैं तो हम्म ट्रेड डील पर बात करना चाहता था और हम्म मुझको ट्रेड डील पर बात नहीं करने दिया गया। तो हम्म अगर आप वाकई ट्रेड डील के बारे में बात करना चाहते थे तो आप नरवाणे के चक्कर में क्यों पड़े रहे? आप बात हाँ, कर लेते ट्रेड डील पे, क्योंकि आपको लग रहा हम्म था कि ट्रेड डील पे आप फांस लेंगे हम्म नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को तो आपने टोटल ऑफ रैंप दे दिया। हम्म UGC में फंसे हुए थे पूरी तरह से, हम्म, पूरी पूरी की पूरी, उनके जो, उनका जो वोटर क्लास था, हाँ, 90% वोटर क्लास वो उनके पीछे पड़ा हुआ था, और हम्म। उनको आपने ऑफ रैंप दे दिया और सारा का सारा मुद्दा जो है वो भटका दिया। ये कितने जन्मों का सर पुण्य कमाया है बीजेपी ने जो इनको राहुल गांधी मिला है। ये बताइए। ये जन्मों जन्मांतर की तपस्या है, ये एक जन्म का नहीं है। ये तो समझ लीजिए आप। बट इस पे एक बड़ा एक मजेदार एक कांग्रेसी ने एक जवाब दिया अभी। उसने, आपने जो बात कही ना कि अरे ये तो बाहर निकल के कह रहे हैं हमें ट्रेड डील्स की बात करनी थी, ट्रेड की बात करनी थी। तो वो कांग्रेसी बोलता है न्यूज चैनल पे कि उसी की तो बात करनी थी। मैंने कहा कैसे करनी थी? कह रहा है भाई देखो, चाइना ने 2020 में हमारे साथ ये किया, और जनरल नारवाने ने बताया कि हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहली बात तो ऐसा कुछ कहा नहीं, हमने ढंग से डिसाइसिव रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद भी हमारा ट्रेड डेफिसिट उनसे बढ़ गया है। वहां से कहता है उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट उनके बढ़ गया है। राहुल गांधी बस ट्रेड ही पे आने वाले थे वहां से।
मैंने कहा भाई वाह। अच्छा। हाँ, कि ट्रेड क्यों हमारा बढ़ा चाइना से, डिस्पाइट 2020 हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए था चाइना से। तो मैंने कहा अच्छा, क्या लिंक निकाला है ये, कांग्रेस माइंड ही निकाल सकता है ये लिंक, या राहुल गांधी का एक फॉलोअर ही निकाल सकता है ये माइंड। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का है कि अगर आप अमेरिका से कुछ भी अच्छी चीज़ करेंगे तो वो जो एक कांग्रेस सीसीपी पैक्ट है, जिसके बारे में हमें हाँ। जानकारी नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे लगता है चूंकि आजकल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स की भी परंपरा डाल दी है राहुल गांधी जी ने, तो फिर हम हम्म। भी कोई अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ले आए, सीसीपी कांग्रेस वाला। सर कांग्रेस के कांड के लिए तो पब्लिसिटी बहुत कुछ है सर, पब्लिश्ड इतने हैं। अगर कांग्रेस के कांड वो चालू तो हो गए थे, निशिकांत दुबे जी चालू तो हो ही गए थे, वो सब जो देना स्टार्ट किया था इन्होंने। ऐसे ऐसे कमाल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सर, फिर इतने अतरंगी रहे हैं ये लोग, तो अब क्या बोला जाए सर, इनके तो पब्लिसिटी में बहुत कुछ है वैसे तो। आप उसकी बात कर रहे हैं जो सीसीपी एग्रीमेंट, उस पर तो मेरे को अभी नहीं समझ में आता, व्हाई इज इट नॉट मेड पब्लिक? सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स अ वेग डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स वेग कि दो पॉलिटिकल पार्टीज में हो, कांग्रेस एंड सीसीपी का। व्हाई इज इट नॉट मेड पब्लिक? इस पे कुछ बीजेपी क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, आई डोंट नो, बट ये होना चाहिए ना पब्लिक। ये क्यों नहीं हो रहा है पब्लिक? हाँ, होना चाहिए। आई एम सरप्राइज्ड कि मुझे तो हम्म। ये लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरह से कि राहुल गांधी जो है उनको कोई हम्म। भी नुकसान पहुंचे। वही बात है, हाँ। वही, वो जो धुरंधर पिक्चर के एंड में एक गाना आता है ना, जहर भी देते हैं फिर कहते हैं जीना होगा। जब नहीं नहीं, जीना छोड़ो तो कहते हैं। तो वही ये राहुल गांधी के लिए चाहते हैं कि भाई ये उतना उतना रहे बस, जितना कि हमारे लिए एक अपोनेंट रहे और साथ में वो ना हो, तो वो वो पूरा गाना ये जो। है कि साहब की जहर दे के भी कहते हैं कि पीना होगा। हाँ, हम्म, बस जो वही मैं है। पी ना और सकूं जो मैं क्या है पूरा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे मुझे ध्यान हम्म। है। हम्म। जहर दे के भी कहते हैं कि पीना होगा, और जो मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जो मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। ये राहुल गांधी के लिए है, ये तो 100% उसी के लिए है ये तो। भाई चाहिए भी नहीं भी चाहिए है, बस रहे तो वो वही है राहुल गांधी का जीवन का फल। और वो भी गाना जो राहुल गांधी पर सर पूरा एप्लीकेबल है। ना तो कारवां की तलाश है, ना मंजिलों की तलाश है, वो भी ना एकदम हम सफर गाना। की ना ना तो हाँ वो, कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। राहुल गांधी का जीवन मंत्रा यही है, वो अपना चल रहा है मजे से। उसको नहीं फर्क पड़ता किससे क्या बोल दिया, क्या हुआ। तो वही बात है ना, ना हार का डर है, ना जीत की उम्मीद है। लिबरेटेड पर्सन है राहुल गांधी। हम लोग वो वैसे तो कह इसको चुका है ना, पॉजिटिव एक वे में बार देख आपको ध्यान सकते है, हैं। कह रहा कि साहब कि मैं राहुल हम्म। गांधी को मार दिया है, राहुल गांधी तो हाँ, है ही नहीं, जो कुछ भी एक आप देख वाइब रहे है। हैं वो माया है। नहीं तो एक बात तो है ना सर, कि आप एक बात सोचिए सर, कितने लोग इस दुनिया में डिफीट्स के बाद बॉक डाउन हो जाते हैं। ये व्यक्ति 95 इलेक्शन हारने के बाद भी अनअपोलोजेटिकली जनता के बीच में है। तो थोड़ा तो हम लोग को क्रेडिट भी देना पड़ेगा भाई। एक मतलब ये एक तो एक मोटिवेशनल लेसन तो है सर। अब आप इसको चाहे जैसे देखें, किसमें इतना जज्बा होता है कि भाई 95 हार के बाद भी मुस्कुराहट से निकला हुआ है, तो एक वाइब तो है ही राहुल गांधी की भाई। ऐसे ही थोड़ी उसको जननायक कह दिया जाता है सर। जननायक थलाइवा, साउथ में थलाइवा कहा जा रहा है उसको अब। तो कोई कुछ तो बात है ना, जो हस्ती नहीं मिट रही इनकी। तो ये तो इनकी भी एक बात है सर। आप ये, मैं तो इसको अब पॉजिटिव लेने लग गया हूँ, पहले मैं इस पे हंसता था, अब लग रहा है भाई कुछ तो बात है इसमें। अच्छा, वो नरावणे साहब की किताब की बात भी अगर देख लें जी 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 जी। तो ये भी है कि साहब के कॉम्प्रहेंशन इश्यूज भी हैं। अगर आपको हाँ। कहा जाए कि जो उचित समझे वो करो, तो नॉर्मल माइंड तो ये समझेगा कि हमको फ्री हैंड दे दिया गया। हम्म। एंड बिल्कुल क्लियर बोला है उन्होंने, कई इंटरव्यूज में भी बोला है, नॉट एन इंच सीडेड, एंड वी गेव देम अ बिग जोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1979। एग्जैक्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ ये। इन्होंने एक लल्लन टॉप में भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था। और एक जब सुशांत जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तब भी ये बात स्पष्ट बोली है। और ये इन्होंने बुक में भी लिखी है, कह रहे हैं
उसके बाद आपने इसको इशू बना दिया कि ये वो है ये। पर एक बात है इसमें गड़बड़, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ये किताब आज 1.5 साल से पड़ी है, उसको भी इसको जल्दी क्लियर कर देना चाहिए। 1.5 साल इज टू लॉन्ग अ टाइम। जबरदस्ती ये बीजेपी और ये अब गवर्नमेंट के लिए मुझे जो प्रॉब्लम्स है। बताया गया, जो भी मैंने व्हाट आई हैव लर्नड, कि वो देयर इज चाइना वाले की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं है, दैट दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और उसमें जनरल नरवणे ने अग्निवीर का कहीं पर क्रिटिसिज्म किया है, तो उसको हटा दो यार, अग्निवीर वाले को। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट आइदर। अब तो वैसे भी एवरीबॉडी नोज कि दैट अग्निवीर हैज सक्सीडेड। या या तो आप को अप्रूव, उसको हटा के अप्रूव कर दो। वही मतलब इट शुड कम आउट भाई, जो भी है ये आए। जबरदस्ती का सस्पिशन है, बीजेपी का जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है ना, उसमें वो हमेशा ही मात खाती है, और ये वन ऑफ दोज थिंग्स है। वो व्यक्ति साफ कह रहे हैं वी गेव देम अ ब्लडी नोज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1979, एंड देन आप तब भी चीजों को रोक रहे हो, अननेसेसरी सस्पिशन क्रिएट कर रहे हो आप इस पे, जबकि है नहीं, देयर इज नथिंग। बट अब राहुल गांधी ने रेस कर दिया है, तो मेरा ख्याल है अब इस पे सस्पिशन अगर कोई कभी था भी, वो मिटाकर ही छोड़ेंगे राहुल गांधी। ही डू द वर्क ऑफ जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो नैरेटिव उनके लिए वो सेट कर देगा, इसलिए दे शुड नॉट वरी नाउ, ही इज एट वर्क। करेक्ट। है ना। तो इसके बाद फिर ये जो रवनीत सिंह बिट्टू वाला हुआ, वो तो और ये तो उड़ता तीर हाथ में ले लिया। रवनीत बिट्टू की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। इस पे कल सब लोग कह रहे थे कि अरे ये बीजेपी भी ना गैसलाइट कर देती है, उसने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, पूरे सिख समुदाय को थोड़ी कहा, तो आप लोग क्यों इसको ले रहे हो उस तरह से। इस पे एक बहुत बड़ी बात है सर। रवनीत बिट्टू एंड हिज फैमिली, मतलब ग्रैंडफादर तो वी नो, बेन सिंह, हु वाज द चीफ मिनिस्टर एंड हु नॉर्मलाइज थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर मैं 90s की बात कहूं, एंड वाज लेटर किल्ड। उसके बाद भी दिस फैमिली, अगर मैं लॉयल्टी की भी एक सेकंड के लिए बात कर लूं, वैसे तो लॉयल्टी होनी भी नहीं चाहिए, हमारे महाभारत से और सब जगह पे यह है कि लॉयल्टी आपकी सबसे पहले धर्म और देश की ओर है। बट दे स्टक विद कांग्रेस टिल 2024, और 2024 में ये उस समय की बात है जब ये पन्नू और ये सब बिल्कुल पागल हुए हुए थे कनाडा की तरफ से, और सिक्स फॉर जस्टिस और इंदिरा गांधी की एफिजीज वर बीइंग बर्न्ड देयर। एंड इसने एक उसके कुछ टाइम बाद तो इसने राहुल गांधी की स्टेटमेंट को भी इंडोर्स कर दिया था, दैट कैन सिक्स इवन वेयर अ टर्बन इन इंडिया। आपको याद होगा वो एक स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने बाहर कही थी। एंड राहुल गांधी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू पन्नू। राहुल गांधी डिड नॉट रेज अ वॉइस कि मेरी दादी की एफिजीज आर बीइंग बर्न्ड, उस पर एक परेड चल रहा है, रोड शो चल रहा है कनाडा में, चुप बैठा हुआ था राहुल गांधी। तब बिट्टू ने लिखा था, रवनीत बिट्टू ने, कि ये तो ओपन डॉग विसल चल रहा है विद खालिस्तानी एलिमेंट्स, आई कांट टेक दिस। उसने साफ ये बात बोली। उसने कहा कि भाई इस पे तो फैसला होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड फाइनली ही क्विट द पार्टी। वो ठीक है, इलेक्टोरल टाइमिंग रही, लोकसभा से जस्ट पहले किया जो भी किया, बट इसमें फिर गद्दार कौन है सर, ये क्वेश्चन आता है। जो व्यक्ति की दादी की एफिजी इज बीइंग बर्न्ड, उसके बारे में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, वो इसको इंडोर्स कर रहा है, तो एक्चुअल में परिवार का भी गद्दार कौन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड बिट्टू was called a gaddar because he sided with the Sikh cause. तो it is an abuse to the Sikh community when he said कि तुम गद्दार हो because you stood with the Sikh community at that time. तो ये इस पे दिस इज द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट जिसमें इसको देखा जाना चाहिए, जब बिट्टू when बिट्टू left at that time. यस। और अब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब कि तुम लौट के मेरे पास ही वापस आओगे, तो मतलब यू आर इंश्योरिंग कि कभी अगर अगला सोचे भी तो नहीं आए। नवजोत सिंह सिद्धू तो वैसे ही वापस निकल गए, आपने नवजोत सिंह सिद्धू को यूज किया और वहां पे अपना एक्सपेरिमेंट किया दलित भाईचारे का, वो बुरी तरह से फेल हुआ। इतनी बुरी तरह से तो शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट फेल हुआ हो आज तक। बिल्कुल। और अब और मुझे कितनी लगता है कि इंश्योर कर रहे हैं कि अगले साल भी दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, क्योंकि नहीं आम एंड आदमी पार्टी वाले तो इसको बुलाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो बहुत तेज है इस हाँ मामले में। हाँ, नहीं नहीं, इस मामले में तो बहुत। एंड प्लस ये सिद्धू के साथ भी इन्होंने जो किया हरकत, ये सभी के साथ जो हरकत कर रहे हैं, जो हाई एंड ड्राई छोड़ रहे हैं अपने सारे लोगों को। मुझे लगता है शशि थरूर भी बहुत जल्दी एक एडिशन होंगे प्रॉपर, अभी ऑफिशियल नहीं हुए हैं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम।
सिद्धूज वाइफ, शी इज रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। बहुत एक आर्डुअस बैटल रही। उसके बाद इनके एक सड़क छाप स्पोक्स पर्सन है सुरिंदर राजपूत नाम से, उसने कहा इनका दिमाग खराब हो गया दवाइयों ववाइयों से। दिस लैंग्वेज ही यूज्ड एंड नॉट अ वर्ड फ्रॉम प्रियंका गांधी। और सिद्धू चमचागिरी करते हुए थकता नहीं था, प्रियंका की और राहुल की और इस सब की। मतलब ये जो चमचागिरी वाला कल्चर रहा है फ्रॉम अ पर्सन लाइक सिद्धू, इज एन अचीवर, मैं मानता हूं इन सर्टेन वेज, ऑफ कोर्स इज एन अचीवर। ये क्या चमचागिरी का कल्चर है? आई थिंक पीपल शुड वेक अप। कांग्रेस में भी ये जो इतनी चमचागिरी कर रहे हो इनकी, दे डोंट केयर अ डैम। एक मिनट में एज पर्सनल एज नेस्टी एज इट गेट्स ये अटैक करते हैं। सीताराम केसरी की इन्होंने धोती खोल दी थी, क्या क्या हरकतें इन्होंने करी हुई है, उसके बाद आप इनकी चमचागिरी से बाज नहीं आते। तो इट्स अ सिंकिंग शिप। ये तो हमें आज बहुत टाइम से पता है, बट अब ये सिंक कर जाए, कुछ नया है तो अच्छा भी है भाई, ताकि बीजेपी में भी इतनी एरोगेंस ना आए कि यूजीसी जैसा काम कर सके। बीजेपी इज एबल टू डू समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ मोनोपोली। और क्या रीजन है सर? ये जो एरोगेंसी थी ना, जो ये यूजीसी हुआ पूरा, पता नहीं एरोगेंस थी या स्टूपिडिटी थी। सर एरोगेंस थी ये। मुझे तो एरोगेंस लगती है। स्टुपिडिटी तो हम लोग कह लेते हैं, वो बात है। अब वो पुरानी बट बात है कि नेवर क्रेडिट टू स्टूपिडिटी व्हाट यू कैन क्रेडिट टू एरोगेंस। आप उस डिक्टम को फॉलो करें, लेकिन जो मुझे खबर मिल रही है, अब भाई पता नहीं, हो सकता है प्लांट भी की जा रही हो कि साहब मोदी हैड नो आइडिया। ओह प्लीज, क्या बोलूं सर मैं अब इस पे? आप सर, आप तो जानते ही हैं, मतलब द पर्सन, भाई मैं वो तो मैंने तो अपने वीडियोस में इस लाइन को माना नहीं है। तिया पाचा किया है आपने तो इस लाइन का, मैंने सुना हुआ है आपने तो, मतलब इसका जिस और होने लायक भी है। आई रिमेम्बर दैट रैली जब 18 में SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज ड्रैकोनियन एंड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड मैंडेटरी, और इस सरकार ने उसको रिवर्स करके और ऑफेंसेस बढ़ाए थे उसमें, और मोदी जी ने बड़े जलवे से कही थी एक रैली में। 25 ऑफेंस बढ़ाए थे, उसको इतना ड्रैकोनियन हाँ कर दिया है हाँ, 22 कि से इट इज द 47, मोस्ट 25 मिसयूज्ड लॉ इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। इमेजिन दिस एंड द 498A जो वुमेन वाला है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, फेक डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो हैं, ये इतने मिसयूज्ड हैं लॉज। और इस पे मतलब मोदी जी ब्रैक कर रहे थे, हिसाब भी चुकता होना चाहिए। वो वाली भी स्पीच इनकी वायरल चल रही थी कि जिसने ये देखा हो, जिसने वो देखा हो। बट इस पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। बहुत अच्छी चीज ये हुई है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस जब किसी चीज की आप बहुत बुराई करो कि ऐसे हुआ था, कास्टिज्म ये फैला, इस पे पहली बार चर्चा हो रही है एंड पीपल आर वेकिंग अप कि यार ये वन ऑफ इंसिडेंट्स थे इधर उधर, या एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन थी। एंड आई वांट दिस टू हैपन। अभी पीपल आर स्टिल नॉट रेडी कि सारी बातें पता लगे, बट इस पे बहुत जल्दी बहुत कुछ आएगा। आप तो शोध कर ही रहे हैं इस पे, आप बोल ही चुके हैं। इस पे ऑथेंटिकली बहुत चीजें आएंगी अभी। ये बिल्कुल वही वाली बात है सर कि एक दो केसेस ले लो लिंचिंग के और कह दो कि भाई 2014 के बाद तो लिंचिंग चल रही थी ऐसे, आज से 100 साल बाद हर कोई की लिंचिंग हो जाती थी ऐसे। ये बिल्कुल वो वाली चीज लगती है नाउ व्हेन वी लुक एट डेटा एंड वी गो बैक टू। एंड ये जो पूरा गिल्ट ट्रिप किया गया, पहली बार मैंने ये देखा था जनरल कैटेगरी असर्टेड कि यार ये गिल्ट ट्रिपिंग अब नहीं चलेगी, ये जो शेमिंग हमें करी जाती है ना फालतू की। एंड आपने तो भाई इस पे मोर्चा संभाला ही संभाला, कोर्ट में भी और सोशल मीडिया पे भी और हर जगह। तो दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी सर। थैंक यू। लेकिन मज़े की बात इसमें ये भी है कि जो अभी किया गया है ना, स्पेशली ये मोहन यादव एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है MP में, वो एक स्पेक्टेकुलर फेलियर है। बट सिंस मोहन यादव कंटिन्यूज टू ब्रेजन इट आउट, तो मुझे लगता है कि अभी तक हाईकमांड की समझ में आया नहीं है या आया नहीं था। UGC के बाद तो खैर इन्होंने बैक ट्रैक किया, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आप को न्यूट्रल रखा। लेकिन मोहन यादव जो हैं उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम है। ही इज बेसिकली अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। या तो अब वो ये ट्राई कर रहे हैं भाई साहब कि वो मास लीडर बन जाए OBC के। और ये जो रियलिटी है कि भैया OBC में कोई एक ग्रुप, OBC इज नॉट वन ग्रुप। ये तो जो आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 पॉइंट रखे लॉ के, उसमें भी उन्होंने इसको साफ साफ बोला। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है ही यही
whether the introduction and operationalization of caste-based discrimination under the impugned regulations would have any bearing on the existing constitutional and statutory subclassification of the most backward castes within the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है. Safeguards to such extremely backward castes against discrimination and structural advantages. सब जानते हैं कि लठायत जातियां हैं ओबीसी में. आप देखें काका कालेलकर कमीशन बना था सबसे पहले जी 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 ओबीसीज पर 1954 और उसने जो है वो इनको इन्यूमरेट किया था 30% हिसाब की इनकी संख्या जो है वो 30% है. क्योंकि उन्होंने लठायत जातियों को नहीं, उसने जो जमींदार जातियां थी उनको नहीं लिया था. बाद में साहब बीपी मंडल जो स्वयं एक बड़े भारी जमींदार थे, उनके 400-500 एकड़ जमीन थी, उनको इसका चेयरमैन बना दिया गया. और उनको चेयरमैन बना के इस तरह का एक पूरा टिल्टेड एक स्ट्रक्चर जो है वो उनसे लिया गया. उसमें प्रोफेसर renowned sociologists like Professor M.N. Srinivas was a member and he dissociated himself from the findings of the committee. Okay. तो ये आज की डेट में इसमें जो आपकी डोमिनेंट कास्ट्स हैं, यादव, कुर्मी, जाट, अब मराठे कह रहे हैं कि साहब हम भी बैकवर्ड हैं. कह रहे हैं कि साहब कि सब काय को बैकवर्ड. अरे भाई आप यू विल नॉट नो, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, कुछ तो ब्राह्मण सब कास्ट भी ओबीसी में घुस गई हैं. अच्छा. मतलब एक गोस्वामी तुलसीदास जी का तो नाम आपने सुना ही हुआ. ऑफ कोर्स किसने नहीं सुना. गोस्वामी तुलसीदास जी जो मेरे विचार से हिंदू धर्म की एक ध्वजा है, बिल्कुल, वो आज के हिसाब से ओबीसी है. सोचिए. नहीं, ये इतना इंटरेस्टिंग है सर ये पूरी चीज ना. इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड है, मुझे अभी आपने काका केलकर कमीशन की बात करी, अमित शाह जी मतलब नेहरू जी को वो लताड़ रहे हैं कि अरे देखो तभी हो जाना चाहिए था ओबीसी का. मतलब बीजेपी में ऐसा प्यार जाग गया है अब सोशल जस्टिस का कि कह रही देखो देखो इंदिरा गांधी ने नहीं की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू, ना जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे. और इंदिरा गांधी का जो पोता है वो कह रहा है भाई तुम अपनी जात बताओ, तुम अपनी जात बताओ. मतलब ऐसे पासे पलटे हैं. तब वो उनकी चिट्ठियों को कोट कर रहे हैं जो नेहरू जी की चिट्ठियां थी कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, इट लीड्स टू सेकंड ग्रेड सिटीजन्स. आपको याद ही होगा वो जो पूरी एक चिट्ठी थी 1961 की, और काका केलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला. अब बीजेपी उनको घेर रही है कि देखो देखो ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट है. दिस मैड स्क्रैम्बल जो चल रही है इन दोनों में, दिस नीड्स टू स्टॉप. मतलब ये अगर चलती रही तो ये कहीं नहीं रुकेगी. फिर ये कहीं रुक ही नहीं सकती. हमें भी ओबीसी होना है, हमें भी बैकवर्ड होना है, तो अब बनो भाई फिर हितैषी हर चीज के. उधर आप बात कर रहे हो $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन होना है. विकसित भारत, मतलब विकसित भारत की जो संकल्पना है वो केवल और केवल इकोनॉमिक रह गई है. बाकी और जो है वो सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं रहेगी. सोशली यू हैव टू बिकम बैकवर्ड. सोशली बैकवर्ड हुई सब, इकोनॉमिकली डेवलप्ड. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ समाज सर कैन वी क्रिएट जो डिफीटिस्ट माइंडसेट की अगर हम बात करें कि सब मर रहे हैं कहने के लिए अरे हम भी हैं बैकवर्ड, अरे हम भी बैकवर्ड, हमें भी. मैंने आपको बताया ना, आप गुजरात में एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ राजपूत्स आर बैकवर्ड. in Bihar and Jharkhand, Baniyas are backward. और जो मैंने आपको बताया ये गिरी गोस्वामी स्वामी जो आपके जो ब्राह्मणों में जो सब कास्ट हैं वो ओबीसी में आ गई हैं. बताइए. अब
अब ये कोई कोटा आना पड़ेगा मंडल जनरल मंडल कैटेगरी जी का। के कोई गुरुजी थे, उन्होंने कहा हमको भी डालो इसी में, तो उनको भी डाल दिया गया। आप ये देखें कि भाई गिरी गोस्वामी कौन होते हैं, जो इट इज द प्रीस्टली क्लास, तो या आपने पूरा प्रीस्टली क्लास जो है वो ओबीसी में डाल दिया। ये अब भाई बचाए जनरल कैटेगरी भी कहे भाई हमें हमें कहीं रिजर्वेशन दो। अरे हमको भी ओबीसी हमारे बनाओ, हम भी ओबीसी, हम भी ओबीसी, हम भी ओबीसी। अच्छा, दूसरी बच्चा कौन बात ये है जनरल कि बचेगा अभी कौन? ये जो यूजीसी वाला जो है, जो इसमें इन्होंने हाँ। यूबीसी डिस्क्रिमिनेशन वाला डाला, हम्म ये तो जो फंडामेंटल है ओबीसी का, इफ यू टेक द इंदिरा साहनी केस, जहां से इनको रिकॉग्निशन दिया गया कि भाई सेक्शन 15, सॉरी आर्टिकल 15 में जो बैकवर्ड क्लासेस लिखा हुआ है, उस बैकवर्ड क्लासेस में यू कैन इंक्लूड कास्ट, उसमें the OBC is on account of it. In fact, it is not called OBC, it is called SEBC, हम्म socially and educationally backward. एजुकेशनली बैकवर्ड। तो ये जो इन्होंने कहा कि साहब ये ऑपरेस्ड हैं, वो ऑपरेशन वाला आर्ग्यूमेंट तो उस केस में स्पेसिफिकली रिजेक्ट किया गया कि दे आर नॉट द ऑपरेस्ड क्लासेस, दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ड्यू टू सम अदर रीजंस। मेन रीजंस ये कि भैया ये लठैत जातियां थी, इनको जरूरत ही नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। अब इनको लगा कि साहब कि हाँ पढ़ाई लिखाई में हमको भी आना चाहिए, तो यू कुड हैव डन इट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, 1 जनरेशन 2 जनरेशन में आप ले लो। आप यूपी की स्थिति ले लीजिए, यूपी में अपनी आबादी है 9% और उनकी जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में जो हिस्सा है वो है 21%। हाँ हाँ, तो अरे सर वो तो ओबीसी का SC, 50%, ओबीसी कैटेगरी का 50% हिस्सा इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, 50% से ज्यादा, मोर देन 50%। मोर देन 50%। तो वो तो हमने 27% जो देखा ही टोटल है। है, वो 27% में से 21% आप हो, हम्म बाकी 6% में 1000 जातियां, 1500 जातियां और इस पर समय जो हिम्मत चल नहीं। रहा है ना ओजीसी के फेवर में, 90% से ऊपर उसमें यादव ही हैं। पहला काम, अगर आपको ये ओबीसी वाली समस्या करनी है मोदी जी, तो यादवों को बाहर कर दो, वैसे भी यादव आपको वोट देते नहीं। आपके राव बलबीर सिंह, ये मैं कई बार सुनाता रहता हूँ किस्सा, जयपुर अच्छा। डायलॉग्स वाले सब जानते हैं। अभी राव इंद्रजीत सिंह है ना रेवाड़ी वाले, उनके दादाजी, ग्रैंडफादर अच्छा। राव बलबीर सिंह ने एक बड़ा मजबूत आंदोलन चलाया और ये कहा कि सैया हीरों को शूद्रों में कैसे डाला, हम तो क्षत्रिय हैं। राजा थे वो कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो लड़े हैं भाई, राव तुलाराम मार्ग आपने देखा होगा ना, राव तुलाराम के वंशज हैं हम। जी जी जी। तो उनकी देखा देखी और भी कई जो हैं वो जातियां आगे की साहब हमको गलत डाला गया। तो वो जो 1931 के बाद में जो अंग्रेजों ने कास्ट एन्यूमरेशन बंद किया, उसके मूल में यह कारण था। ओके। और मूल में ये कारण था और अहीरों ने इसको लीड किया था। और दे आर ट्रीटेड एज मार्शल कास्ट। आप ये देखें कि गढ़वाल रेजिमेंट में जो कि आपके रेजांगला में जो कंपनी थी वो अहीर कंपनी थी जी। दे आर ट्रीटेड एज अ मार्शल कास्ट, अंग्रेजों ने तो बनाई रखी थी। और जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं सारी की सारी वो भी अंग्रेजों ने ही बनाई थी। और कहते हैं कि साहब कि ये सवर्णों ने बड़ा अत्याचार किया, तो भाई अंग्रेज सवर्ण थे या क्या थे, अंग्रेजों को क्या ट्रीट कर रहे हो, वो अंग्रेजों ने बनाई थी। और जो तथाकथित आइकॉन्स हैं दलितों के, जिनको ये कहते हैं अपने आइकॉन्स, वो सारे के सारे आइकॉन्स डॉक्टर अंबेडकर, फूले, ये अंग्रेजों के कृपा पात्र थे, सब जानते हैं। 100%। आपने वो बोल दिया जो हम लोग आसपास घूम रहे थे, आपने वो बोल दिया। एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने कभी भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी नहीं उठाई।
सितंबर 1951 में डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन कर देते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई और एक बड़ा ग्रुप था विद इन कांग्रेस, वो सामने आता है और नेहरू से कहता है कि भाई ये नहीं चल सकता, ये कांग्रेस के सिद्धांतों के, गांधी जी के सिद्धांतों के, इनके सबके विरुद्ध है। तब जाके अगस्त 1952 में ये जो एक्ट है तब रिपील होता है, और फिर इनमें से अधिकतर जो है वो, अधिकतर क्या, लगभग सभी SC ST में आ जाते हैं। और आज तुर्रा ये है, खैर इनको तो छोड़ो, मैं तो OBC वालों की बात करता हूँ यार। ये OBC में कौन ऐसा है जिसके विरुद्ध जातिगत भेदभाव हुआ? एक बता दे, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, रिकॉग्नाइज्ड एज सच कॉन्स्टिट्यूशनली। बना दिया इन लोगों ने ये। एंड आपने जो बात अभी कही सर, ये मतलब अंबेडकर जी के तो इतने रिकॉर्ड्स हैं इस पे, मतलब पता नहीं, ये अभी भी बीजेपी वालों की तो बोलने की खैर हिम्मत ही नहीं होती इस पे। ठीक है, समझ सकते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। He's been on all India radio. He has appreciated British track record on fundamental rights. कि इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स कितने बढ़िया से गार्डेड थे ब्रिटिशर्स तो द्वारा। उनके कितने सारे वो लेटर्स अरे हैं, मतलब, वेवल को लेटर्स हैं उनके, वो सब कुछ अरे है, सारा रिकॉर्ड। क्या जब बोला चाहिए जाए। तब कोई भी निकाल के रख दे। और ये बहुत क्लियर, मतलब हम अगर मद्रास सर्वे और इन सब में चले जाएं 1822 वगैरह में, 1827 उसके बाद तक शूद्रों का पार्टिसिपेशन इन कॉलेजेस, इन स्कूल्स अनबिलीवेबल था, ऑलमोस्ट एट पार था। कहीं ये चीज नहीं थी। वी हैड शूद्र वो तो किंग्स, काकातिया। धर्मपाल जी ने तो पूरा वो इंडिया हाउस से निकाल के हाँ 24 साल हाँ, उन्होंने रिसर्च किए वहां से। रिसर्च करी। तो मतलब ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी इन लोगों ने। और ये तो पूना पैक्ट से पहले तो इनका पूरा ही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही हो जाए, चिथड़े उड़ जाते। अगर वो हो गया होता कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो कहानी ही खत्म थी। तो अंबेडकर जी तो वाज आउट देयर टू कि भाई इसको पूरा डिसइंटीग्रेट करके खत्म, कितने इस पे है चीजें। बट ये बातें अब धीरे धीरे आती है, हर चीज का समय आता है सर। आपने एक समय था जब आपने कोट करनी स्टार्ट करी आसमानी किताब, तो फिर लोगों की आंखें खुली उसके प्रति, है ना। फिर आपने बताया कि भाई टेरर हैज अ रिलीजन। तो अब इस पे भी धीरे धीरे खुलेंगी। फिर हमारे बापू पे, जो हमारे चाचा और हमारे फादर ऑफ द नेशन है, उनके बारे में भी धीरे धीरे लोगों की आंख खुली। तो अब आई थिंक ये उस श्रृंखला में अगला यही चीज है। एंड यूजीसी इज दैट पिवटिंग मोमेंट, जब लोग इस पे वेकअप करेंगे कि यार ये जबरदस्ती जो इनको एक जनरल कास्ट को एक शेम करा गया है ना, एंड गिल्ट ट्रिप किया गया, दिस नीड्स टू एंड हियर। I think that's a pivotal moment. So before we end, let us also discuss Pakistan's what should we call, love hate relationship with the ICC. क्या चल रहा है उधर? Oh, पाकिस्तान की इस पे अगर देखो, मैं आपको बताऊं इस पे, वो तो उनका जो अपना मेल्टडाउन तो चल रहा है, इस पे इनकी कस के पिटाई होनी चाहिए। मैं बड़ा वो हूं कि हम लोग कहीं पे, डू वी हैव हेजीमनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड? जैसे वी से ना, यूएस हैज डॉलर हेजीमनी एंड ऑल ऑफ दैट, एक क्रिकेट में है हमारी। अब इस पे इफ वी आर नॉट एबल टू पीनलाइज देम, मतलब रमीज राजा बिल्कुल रोते हुए उसकी क्लिपिंग्स हैं कि यार 90% आईसीसी के फंड्स जो हैं इंडिया से आ रहे हैं और हम सर्वाइव ही उस पे कर रहे हैं। वी शुड इंश्योर कि अब की बार जो ये वर्ल्ड कप में जो नहीं आ रहे हैं, इनकी बैंड बजे आ रहे कस हैं के। भाई, अगर इंडिया से नहीं खेल, आ तो रहे हैं। इनकी पेनल्टी लगनी चाहिए बड़ी तगड़ी इसके ऊपर। अब ये कैसे करें? मतलब होम मिनिस्टर का बेटा वहां पे टॉप की पोजीशन में है, मैं तो आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स, और हमारे पास इतनी क्लाउट है, उसके भाई होम बाद अगर मिनिस्टर हम को समझा लो अंकुश नहीं साहब कि कर ये सकते। करोगे आप तो आपका वो जो यूजीसी का फॉल आउट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यही समझाने की उनको जरूरत है। बिकॉज वही बात है ना सर, इलेक्शन विक्ट्रीज के, जब विक्ट्रीज का एक रोल चल रहा हो ना, आदमी सुनता नहीं है सर। इस समय बीजेपी का वो मोड है, when you are winning so much every election by giant margins, तो आपकी फिर रिसेप्टिविटी नील हो जाती है। दैट इज वेयर एरोगेंस स्टेप्स इन। एंड हम वो एरोगेंस देख रहे हैं राइट नाउ कि अरे हमें मत बताओ भाई, हम तो चुनाव जीते हुए हैं। तो यूजीसी पे इनको एक धक्का लगना जरूरी था, पर इनको जब इलेक्टोरली थोड़ा सा समझ आएगा कि अरे, मुझे याद है 2018 में इनको थोड़ा सा इलेक्टोरल धक्का लग गया था, जब ये SC ST एक्ट वाली थी। उसके बाद दे हैड टू ब्रिंग इन दिस EWS थिंग राइट बिफोर 2019। इनको राजस्थान में भी धक्का लगा था, मध्य प्रदेश में भी लगा था। तो इनको छत्तीसगढ़ में मैं भी नहीं लगा कहता, था, तीनों छत्तीसगढ़ में भी हराए लगा हैं, था। तीनों हारे थे। हाँ हाँ, तो इनको
थोड़ा सा भाई धक्का लगे, मैं नहीं कहता हारे चुनाव, पर धक्का लगना जरूरी है, अदरवाइज दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड, एंड दैट इज द लास्ट थिंग इन बिजनेस और इन पॉलिटिक्स। यू डोंट वांट मोनोपोलीज कि टोटल मोनोपोली है, कंज्यूमर एंड द सिटीजन हैज एवरीथिंग टू लूज इन दैट। तो वो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट अच्छा है इनकी कम से कम थोड़ी फजीयत तो हुई है। निशिकांत दुबे और ये सब जो बेवकूफी की बातें कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान हैज आल्सो लर्नड अ हार्ड लेसन इसमें, आई एम श्योर ही हैज, काफी सुनने को आया वो है हो रहा उसको है भी। ना, क्योंकि हमको अंदर अंदर से मैसेजिंग की जा रही है कि साहब कि नहीं नहीं, इट वाज इंटायरली धर्मेंद्र प्रधान डूइंग, मोदी डिड नॉट नो। इसका मतलब तैयारी है कि धर्मेंद्र प्रधान को डंप किया जाएगा, ही विल बी द फॉल हाँ। गाय। तो ये दिस एंड दीस पीपल जो ये कहते हैं मोदी जी को पता नहीं था, ये क्या मतलब समझते हैं भाई? सर आप तो सरकार में रहे हो, आपको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है चीजों का, बट आई मीन एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर और एक ऐसा हैंड्स ऑन पर्सन जो एक एक चीज पे नजर रखे हुए, एंड वी अप्रिशिएट दैट आई टू डिटेलिंग आल्सो एट टाइम्स, वो इतनी बड़ी चीज हो गई और उसको होश नहीं है। किस लाला लैंड में कुछ लोग रहते हैं, बिकॉज आई डू मीट पीपल जो कहते हैं अरे नहीं मोदी जी को पता लगेगा वो टाइट कर देंगे। मैं कहा यार इतनी मासूमियत भरी बातें आज के युग में एटलीस्ट मत करो कि ये उनको पता नहीं था और ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान इतना एम्पावर्ड है, सुपर एम्पावर्ड है कि वो ये कर ले गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान वुड आल्सो लाफ कि भाई अगर इतनी मेरी हैसियत है तो गुड दैट यू थिंक सो हाईली अबाउट मी। वो तो दिख रहा है ना, बिकॉज व्हेन ही केम अप, when he came before the press for the first time, हम्म तो he was totally non-apologetic. हम्म इतना होने के बाद टोटली नॉन अपॉलोजेटिक का मतलब ही वाज कॉन्फिडेंट कि आई हैव समबडी एट माय बैक, तुम क्या कर लोगे। हाँ हाँ, टोटल एरोगेंस थी वो, दैट वाज टोटल एरोगेंस थी। इन्होंने सोचा अब यार कुछ करो अलग, अब ये तो हमारे हैं ही हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो हिंदुत्व और राम मंदिर और इन सब के बात पे कहा तो रहे हैं कि आपको मंदिर दिया हमने, आपको ये सब दिया, बहुत है आपके लिए। अब आप झेलो इक्विटी स्क्वाड्स, झेलो आप हर बात पे बीइंग सीन थ्रू अ जॉन्डिस्ड आई, दैट इज फाइन विद अस, बट वी स्टूड अप, एंड दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड रोबस्ट सिटीजनरी। मैं ये कहूंगा कि हम लोग भी अब खड़े हुए, कायदे से 2018 में खड़ा हालांकि होना भाई चाहिए एक था। फ्रीडम इज नॉट फ्री, यस यस यस, द फ्रीडम इज नॉट कॉस्ट फ्री। इज इटर्नल विजिलेंस, दैट इज द कॉस्ट यू ट्रू हैव टू पे। ट्रू ट्रू इफ यू डू ट्रू नॉट पे ट्रू। द कॉस्ट, the freedom can very quickly turn into slavery. अच्छा वैसे सर आपके जो और हमारे जो एक फेवरेट हैं सौरभ जो हैं वो लल्लन टॉप वाले, वो तो हम्म। भाई माया नगरी पहुंच ही गए, वो आपने उनको पहुंचा दिया। तो वो उन्होंने रेड, काम ही माया नगरी वाले ही किया करते थे वहां भी। वहां क्या करेंगे क्या अब ये? वहां रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर ली ना इन्होंने। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत रेड चिलीज तो शाहरुख ही है ना। शाहरुख की है तो वहां क्या करेगा हाँ, ये? तो मतलब ये तो जर्नलिस्ट शाहरुख रहा है। शाहरुख तो वैसे भी ऑन हिज वे डाउन है, तो उसको और हम्म तेजी से नीचे खड्डे में ले जाएंगे, और क्या करेंगे। नहीं उसमें अब आ रहा है, ये मुझे जो सुनने में आ रहा है कि अब वहां पॉलिटिकल टॉपिक्स पे ये एडवाइजर होंगे, ये सलाहकार होंगे भाई। ये कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तो है नहीं, तो देर इज अ स्पेशल डिविजन दैट दे आर ब्रिंगिंग आफ्टर धुरंधर एंड ऑल दीज फिल्म्स कि भाई नाउ वी विल टच पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम ऐसी फिल्में बनाएंगे, ऐसे में हमें जर्नलिस्ट और ऐसे लोग चाहिए, तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट डिविजन, ये कहा जा रहा है इसमें। तो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म सर डू यू सी कमिंग आउट विद सौरभ एट द हेल्म? एक काउंटर नैरेटिव देखते हैं आप कि ट्रिपल तलाक हाँ, को। बनेगी कुछ महाभारत बनेगी विद शाहरुख हम्म खान एज कृष्ण, हम्म फिर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। हम्म नहीं मुझे तो उल्टा लग रहा है सर, मुझे लग रहा है ट्रिपल तलाक सेलिब्रेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, कुछ इस टाइप की आएंगी अब फिल्में इसमें। मतलब अब दे विल सेलिब्रेट देयर कल्चर ना भाई। एंड बाय द वे ट्रिपल तलाक से याद आया, उसकी उसकी वो जो अपोज कर रही थी कि ट्रिपल तलाक गलत है, हमारे कल्चर के विरुद्ध है, मुनव्वर राना, उसकी मतलब कर्मा काल चक्र देखिए, उसकी बेटी हैज नाउ फाइल्ड कि मेरे खिलाफ ट्रिपल तलाक हो गया है, आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, डाउरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो शी वाज ऑन टीवी 2-3 years बैक सेइंग ये बहुत गलत है, आप क्यों इस नजर से देखते हैं, एंड नाउ शी इज अ विक्टिम ऑफ ट्रिपल तलाक इवेंचुअली, एंड शी इज यूजिंग द सेम एक्ट कि मेरे साथ गलत हो रहा है।
तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम लोग हैं इस समय. वी शुड वेट सिनेमा में अब क्या क्या आता है, बिकॉज आई सी विद सौरभ गोइंग देयर यू विल सी सम लेफ्टिस्ट इस्लामो एजेंडा बीइंग पुश्ड थ्रू सिनेमा. ये होना ही होना है अब, और कोई रीजन ही नहीं है सौरभ के वहां जाने में. चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू सौरभ. यहाँ से पिट हाँ. के गया है. जो उसका लास्ट शो था उसमें तो बहुत बुरी पिटाई हुई है. बीज तो उसने बो दिया था वहां पे चीज का. उसने वहां बीज तो बो ही दिया था कि मुझे अगला जाकिर नायक बनाना तो है. वो तो जावेद आपको अख्तर ले शाहरुख गया ने होगा उसको. रिक्रूट कर. उसको जावेद अख्तर ले गया होगा उधर. हाँ, हो सकता है, हो सकता है. जावेद अख्तर, सलीम जावेद तो डिड ऑल दीज फिल्म्स पुशिंग एन एजेंडा, तो मे बी ही इज टेकन हिम देयर. बट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड. तो चलिए, आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बिल्कुल बहुत सर. धन्यवाद. करण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद.